चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ये थोड़ा सा लंबा होगा और इस सेशन में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे पीएचपी। बेसिकली हम देखेंगे पीएचपी के बारे में और पीएचपी को तकरीबन हम उतना देखेंगे जिससे हमारा प्रोजेक्ट कवर होता होगा। पीएचपी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, पीएचपी का सिंटैक्स क्या, बेसिकली पीएचपी का सिंटैक्स क्या है, हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, फिर इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो टॉपिक वाइज जो है वो हम इसको देखेंगे लाइक दैट। हम मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि जो मेन मेन चीज़ें हैं जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ पीएचपी, पीएचपी सबसे पहली चीज़ पीएचपी सिंटैक्स कि पीएचपी कैसे स्टार्ट होती है, इसमें वेरिएबल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें वो कैसे यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ पोस्ट मेथड, तीसरी चीज़ गेट मेथड, और इसके बाद करड ऑपरेशन कि डेटाबेस के साथ कैसे ऐड करते हैं, कनेक्ट टू डेटाबेस, कनेक्ट टू डेटाबेस। उसके बाद इंसर्ट रिकॉर्ड टू डेटाबेस, डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं, और इसी तरह से डिलीट, इसी तरह से अपडेट, और इसी तरह से हम डेटाबेस से शो रिकॉर्ड फ्रॉम ऑन पीएचपी पेज फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से लेके आप कैसे जो है ना वो पीएचपी पेज के ऊपर रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। तो एक पूरा क्रेड ऑपरेशन। उसके बाद फिर अगर तो इतनी चीज़ें तो हम कवर करेंगे। इतनी चीज़ें कवर करने के बाद अगर तो बाद में हमारे पास टाइम मिला तो हम लॉगिन प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये जो आज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लॉगिन के अलावा एक और चीज़ सेशन, ठीक है। तो हम सेशन के थ्रू कैसे लॉगिन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। आपको आवाज़ नहीं आ रही, किस किस को आवाज़ नहीं आ रही, अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आई थिंक कि बाकी सबको ऑडियो ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो मेन चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे राइट की हैं और हम इसी के लिहाज से वन टू वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं स्टेप्स में बताऊंगा सो दैट आप जो है ना मीन के इधर उधर भटके ना, आप जो कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने चीज़ देखनी है पीएचपी सिंटैक्स, सेकंड हम देखेंगे पोस्ट मेथड क्या है, गेट मेथड क्या है, फिर डेटाबेस है, क्योंकि मेन चीज़ जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा काम कर रही है ना वो ये चीज़ है कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटाबेस में डाटा ऐड कैसे करना, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और शो कैसे करना है, फिर लॉगिन वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आज के दिन हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज़, आपको ऑडियो नहीं आ रही, आप काइंडली जो है ना मीन के अपना देख लें, हो सकता है आपकी साइड पे कोई इशू हो, लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। अच्छा, रिपीट यही है कि आज के दिन मैंने ये वाली टॉपिक्स अभी कवर करने हैं। बेसिकली हमने देखना है कि जो हमने फाइल्स बनाई है पीएचपी के अंदर, जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, हमने उन सुपरवाइजर को कैसे, उनमें जो जो चीज़ें जो जो टॉपिक कवर हुए हैं, हम इन टॉपिक्स को भी देखेंगे, फिर हम अपनी फाइल्स को भी देखेंगे। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि ये हम पीएचपी का सिंटैक्स क्या है, पोस्ट मेथड क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, फिर गेट मेथड क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, फिर इसी तरह से डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, इंसर्ट अपडेट। तो ये वाली चीज़ें आज का जो है ना वो हमारा टॉपिक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं वन टाइम, जी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हम एक न्यू प्रोजेक्ट से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो हम क्या करते हैं, एच डॉक्स में जाते हैं, लोकल सी सैम्प, और यहाँ पे एच डॉक्स, और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ले लेते हैं। फोल्डर हम ले लेते हैं पीएचपी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये पीएचपी प्रोजेक्ट आपने सबलाइन में भी ओपन कर लेना है। यहाँ पे जाएं और ओपन कर लें फाइल, ओपन फोल्डर, और कौन सा आपने प्रोजेक्ट ओपन करना है, आप ओपन कर लें एच डॉक्स में जाके, तो पीएचपी प्रोजेक्ट, ये सेलेक्ट फोल्डर। तो आपने ये सब लाइन में भी ओपन कर लिया, साथ अब जो है ना वो हम लोकल होस्ट पे भी ओपन कर लेंगे, जहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश और पीएचपी प्रोजेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे भी ओपन कर लिया। तो हम यहाँ से मीन के एक न्यू फाइल लिया और हम एक न्यू फाइल से जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो कि सर जी पता नहीं पहले से काम किया हुआ था तो हमें समझ नहीं आई। तो हम एक न्यू फाइल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ पीएचपी क्या है, किस तरह से वर्क करती है, और इसका सिंटैक्स वगैरह। आपने एक पीएचपी अगर लैंग्वेज आपने राइट करनी है तो उसके लिए हमें डॉट पीएचपी टाइप की फाइल लेना पड़ती है। ठीक है, हमें डॉट पीएचपी टाइप की फाइल लेना पड़ती है। मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं न्यू फाइल जैसे कि इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो ये एक मैंने न्यू फाइल ली है डॉट पीएचपी टाइप की, तो इसको मैंने सेव कर लिया।
सेव करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे लोड करूंगा। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब हम लोकल होस्ट स्लैश के साथ अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल लोड होती है? बाय डिफॉल्ट जो फाइल लोड होती है वो होती है इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये इंडेक्स डॉट पीएचपी खुद ब खुद लोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है इंडेक्स डॉट पीएचपी हमने क्रिएट कर ली फाइल। अब इसमें हम वर्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ पीएचपी का सिंटैक्स। आपने अगर पीएचपी का कोड राइट करना है तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने पीएचपी का सिंटैक्स में राइट करना। विदाउट पीएचपी के सिंटैक्स में आपने कोई वेरिएबल लेना है या आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, एक सारी हर एक चीज़ का एक प्रॉपर सिंटैक्स होगा। अगर आप विदाउट सिंटैक्स चलेंगे आपको एरर देगा, आपको फैटल एरर देगा, आपको वार्निंग एरर देगा, और 3 तरह के एरर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि पीएचपी का सिंटैक्स कैसे स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट एंगल क्वेश्चन मार्क एंड पीएचपी, ये पीएचपी का स्टार्टिंग सिंटैक्स है। और पीएचपी का एंडिंग सिंटैक्स क्या है कि आपने लास्ट पे क्वेश्चन मार्क एंड एंडिंग एंगल ये चेक कर लें, ये पीएचपी का सिंटैक्स है। इसके दरमियान में आप कुछ भी लिखेंगे वो पीएचपी का होगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं हेलो तो ये कोई सिंटैक्स में आप नहीं राइट कर रहे। आप यहाँ पे अगर रीलोड करते हैं तो आपको फैटल एरर देगा कि ये हेलो क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी वर्क करना है तो आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स के अंदर वो देना पड़ेगा, वरना वो आपको एरर देगा। आप पीएचपी से बाहर अगर कुछ देते हैं तो वो सिंपल एचटीएमएल कंसीडर होगा और वो उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यानी कि पीएचपी के अगर सिंटैक्स के अंदर आपने जो भी राइट करनी है, अगर आपने पीएचपी को कहीं भी यूज़ करना है तो आपको पीएचपी सिंटैक्स में उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ वेरिएबल क्या होता है। हमने कोई भी चीज़ जो है ना वो किसी लाइक दैट कि हमें काफ़ी जगह पे ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई वेरिएबल के अंदर जो है ना कोई भी किसी की भी किस्म की कोई वैल्यू है वो हमने स्टोर करनी है, तो उसके लिए एक वेरिएबल हमें लेना पड़ता है। वेरिएबल कैसे लेते हैं? हम डॉलर साइन के साथ लेते हैं। जैसे कि नेम एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम असाइन करवा रहे हैं इफ्तिखार अली, तो ये मैंने एक नेम वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल के अंदर ये मैं वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। आपने कोई वेरिएबल लेना है, डॉलर साइन के साथ आप वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और भी वेरिएबल्स के टाइप्स हैं। डीपली हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हमने फाइल्स को भी साथ देखना है। तो ये एक सिंपल वेरिएबल है। फिर पोस्ट वेरिएबल होता है जो कि हम पोस्ट मेथड पे यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन तो हम तब भी करेंगे लेकिन जस्ट आपको दिखाने लगा हूँ। पोस्ट वेरिएबल किस तरह से होगा? डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल हमने लेना होगा, जो भी मतलब वेरिएबल हमारे पास आ रहा होगा पोस्ट मेथड के थ्रू, तो वो जैसे कि नेम, तो वो इस तरह से लेंगे पोस्ट मेथड। गेट मेथड के थ्रू कैसे लेते हैं? जहाँ पे हमने पोस्ट राइट किया वहाँ पे हम गेट राइट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेशन भी इसी तरह से कि जहाँ पे आप पोस्ट राइट कर रहे हैं या गेट राइट कर रहे हैं तो इसी तरह से आप वहाँ पे सेशन जो है ना, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये पोस्ट क्या है, गेट क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं बाद में, आपको समझ आ जाएगी। अभी सिंपल वेरिएबल कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यू लेनी तो वो हम सिंपल वेरिएबल में फॉर टाइम स्टोर किया करेंगे। आपने कोई कंडीशन वगैरह लेनी है, सिंपल आप इफ़ कंडीशन, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये आई थिंक इफ़ कंडीशन लूप्स वगैरह ये आपको रिमाइंड हो के साथ साथ हम काम करते हैं, आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, पोस्ट मैथड क्या है, पोस्ट मैथड किस तरह से वर्क करता है। तो पहली चीज़ पोस्ट मैथड क्या है? हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद हम वो सारा का सारा जो डाटा है वो सबमिट करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू। बेसिकली पोस्ट मेथड और गेट मेथड एक्सप्लेन करने से पहले आपको इनकी एक कंडीशन जो है ना वो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि पोस्ट और गेट मेथड दोनों के दोनों ही डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। पोस्ट मेथड सर्वर के थ्रू डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ होता है और गेट मेथड यूआरएल बार के थ्रू, ये यूआरएल बार है। ठीक है, और सर्वर हमारा जो HTTPS सर्वर होता है या FTP, तो हमारा सर्वर के थ्रू अगर आपने डाटा सबमिट करना तो पोस्ट मेथड एक सिक्योर मेथड है, गेट मेथड लेस सिक्योर मेथड है डाटा सबमिट करने के लिए। तो अभी सबसे पहली चीज़ पोस्ट मेथड क्या है, तो हम सिंपल HTML में जाते हैं और HTML में जाने के बाद हम टाइटल में जहाँ पे लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और बॉडी में जाके तो हम यहाँ पे क्या करते हैं टेबल, और एक टेबल जाने के लेते हैं। टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम, ये HTML अगर किसी की वीक है तो वो क्लासेस अलहदा से ले सकता है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो हम रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो है ना एक सिंपल एक रजिस्ट्रेशन बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले नेम फर्स्ट TD के अंदर एंड सेकंड TD के अंदर हम इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा, जस्ट इतना करने से चेक कर लेते हैं कि इतना करने से क्या फ़र्क पड़ा है। रीलोड करते हैं और चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या है कि लाइन नंबर 5 पे कोई एरर है, और अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने जो है ना वो इसको ऐसे छोड़ दिया,
तो अभी इस सारे को जो है ना वो रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम पीएचपी में कोई काम तो कर नहीं रहे। तो इसको रीलोड कर दिया, तो चेक करें मेरे पास नेम आ रहा है। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अगर सुपरवाइजर आपको ये कहते हैं कि मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखाएं, तो ये उनके लिए भी है कि उन्होंने जल्दी से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के कैसे दिखाना है। आप सिंपल एचटीएमएल में सर आएंगे। एक दफा रिपीट करते हैं पोस्ट गेट मेथड का। पोस्ट मेथड तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। अभी पोस्ट मेथड क्या है कि डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे डाटा सबमिट होता है वो अभी हम करने लगे हैं, ठीक है। तो अभी पोस्ट मेथड किया नहीं, पोस्ट मेथड अभी स्टार्ट कम करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का फिर हम डाटा सबमिट करेंगे। सबमिट किस तरीके से करना है वो फिर पोस्ट मेथड के थ्रू हम करेंगे पहले। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। ये हम सिंपल जो है ना वो एक टेबल बना रहे हैं। एचटीएमएल के अंदर टेबल लिया, टीआर के साथ फर्स्ट रो, रो के अंदर ये नेम एंड इनपुट बॉक्स। मैं इसी रो को कॉपी करता हूँ और रो को इस तरह से जो है ना वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये टेबल क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इन चीज़ों को तो आपको पता होगा। और अगर नहीं भी तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, हमारा हेड होता है और बॉडी होती है। हेड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मेटा होता है जो कि अभी किस पर्पज़ के लिए होता है अभी इस डिस्कशन में ना पड़े। टाइटल होता है और तीसरा लिंक्स होते हैं। किसी भी किस्म के आपके लिंक्स आप इसमें रख सकते हैं। फिर बॉडी के अंदर हमने एक टेबल लिया, सिंपल। आपने अगर एक टेबल लेना है, हम क्योंकि ये सारा सारा का सारा एक टेबल की फॉर्म में लेने वाले हैं, कि टेबल इसलिए थे कि प्रॉपर जो है ना वो फॉर्मेट में हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहला नेम, सेकंड हम कह देते हैं ईमेल, और थर्ड हम कह देते हैं जैसे कि जेंडर, और फोर्थ हम कह देते हैं कि जैसे कि पासवर्ड, ठीक है। तो लास्ट पे जो है ना ये हम इसको रिमूव कर देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं। इनपुट टाइप सबमिट किस लिए यूज़ होती है? बटन के लिए। पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड, इसी लिए जेंडर के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और ईमेल के लिए इनपुट टाइप ईमेल ले लेते हैं। ये इनपुट टाइप्स हैं, जिस तरह की आपने इनपुट्स लेनी है उस तरह की अपना। तो चेक करें, नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड एंड सबमिट का हमने बटन ले लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस फॉर्म का जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूं तो ये डाटा सबमिट होना चाहिए। सबमिट करने के बाद की वो बात की बात है कि मैंने उसको डाटाबेस में स्टोर करना है, उससे कोई ईमेल भेजनी है या कुछ करना है। लेकिन सबसे पहले कि सबमिट तो करूं मैं पहले। तो सबमिट करने के दो तरीके हैं जो आपको मैंने बताए, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड के थ्रू हम सर्वर के थ्रू सबमिट करते हैं। तो अच्छा, अगर तो आपको ये लग रहा है कि नहीं जी इस फॉर्म को ना थोड़ा सा और, सर ये इतना प्यारा नहीं लग रहा, मतलब अगर सुपरवाइजर को दिखाना तो हम ऐसे तो नहीं दिखाएंगे, वैसे अगर आप ऐसे भी दिखा देंगे ओके है। थोड़ा सा आपने इसको अच्छा करना है, आप इसमें बूस्ट्रैप को लगा दें। आप सिंपल W3 स्कूल में जाएँ, और बूटस्ट्रैप की अगर किसी को सही से समझ नहीं है तो वो एक दफ़ा जो है ना वो मेरे ख्याल 30 मिनट की एक क्लास है मेरी, इससे पहले जो मैं दे चुका हूँ। तो आप W3 स्कूल में जाएं, बूटस्ट्रैप पे जाएं और बूटस्ट्रैप 4 चेक कर लें। इसमें जाके गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करें और आप नीचे जाके तो ये लिंक्स कॉपी कर लें। ये लिंक्स कॉपी करने के बाद आप कहाँ पे, मैंने क्या बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेटा होता है, टाइटल होता है और क्या होता है, लिंक्स। तो हम लिंक्स हेड के अंदर रखेंगे। हेड के अंदर हमने वो गेट स्टार्टेड से जाके तो ये बूस्ट्रैप 4 CDN है, ये कॉपी करके तो हमने यहाँ पे रख देने हैं। अब मैंने अगर इसके ऊपर कोई बूस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करनी है, लाइक दैट मैं एक यहाँ पे डिव लेता हूँ, डिव और क्लास कंटेनर। और डिव क्लास कंटेनर से क्या होता है, हमारा पेज रिस्पॉन्सिव हो जाता है। टेबल को रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करते हैं हम इसमें टेबल के अंदर क्लास लगाते हैं। कौन सी क्लास होती है, टेबल। और इसके बाद टेबल स्ट्राइप्ड आप कर सकते हैं, STRIPED, जस्ट टेबल भी करेंगे फिर भी आपका चल जाएगा। तो चेक करते हैं कि इससे कोई क्या फ़र्क पड़ा है, तो चेक करें, चेक करते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बन गया, बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो इनपुट फील्ड्स है ये भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं मोस्टली, क्लास फार्म कंट्रोल, फार्म रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो आपके प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हुई हुई है, चेक करें ये रिस्पॉन्सिव हो गई है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। बटन को आपने कोई क्लास देनी है तो बटन के लिए बटन डेंजर, ओके। तो ये चेक करें, आपके सामने जल्दी से मैंने एक अच्छा सा फॉर्म बना दिया। ऊपर से आपने गैप देना तो सिंपल आप BR का टैग यूज़ कर लें। और अगर कोई बैज वगैरह देना तो वो भी आपको मैंने बताया होगा कि हम बैज वगैरह किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट आपने जहाँ पे कोई बैज लगाना था तो आप H1 के अंदर एक बैज लगा सकते हैं, स्पैन। फ़िलहाल इन चक्रों में ना पड़े, टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि हम मेन चीज़ हमारा PHP के ऊपर। तो हम ये एक मैंने फॉर्म बना लिया, एक छोटा सा फॉर्म बना लिया मैंने। इस फॉर्म का अब डाटा सबमिट करना है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि दो तरीके हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। सबसे पहले चीज़ के पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सर्वर के थ्रू हम सबमिट करते हैं। तो PHP में सॉरी HTML के अंदर हमने ये बना लिया। अब क्या करेंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप ये है कि हमने जो डाटा सबमिट करना है उसके ऊपर एक फॉर्म का टैग लगाएंगे और मेथड बताएंगे कौन सा मेथड। तो ये पहला स्टेप है। तो मैंने एक पूरा टेबल लिया था, मैं चाहता हूँ कि टेबल के अंदर जितना भी डाटा है, यानी कि इतनी इतनी फील्ड्स का, यहाँ से लेके इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी मैंने सबमिट करनी है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म लूँगा, फॉर्म का टैग,
फार्म का टैग लिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड मैं कहाँ पे करूँगा, जितना जितना मैंने सबमिट करना है, टेबल के ऊपर स्टार्ट किया तो टेबल से नीचे एंड करूँगा। फार्म यहाँ पे मैं मेथड बताऊँगा मैंने किस मेथड के थ्रू सबमिट करना है, पोस्ट या गेट, पोस्ट के थ्रू। तो मैं फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, जस्ट इतना बता के आपका एक स्टेप हो गया कि आपने जितना डाटा सबमिट करना है आपने मेथड इक्वल टू पोस्ट वहाँ पे मेंशन करना। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने जो डाटा सबमिट किया है वो डाटा पीएचपी में हम कैसे लेके तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है कि हम वो डाटा लेके तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पीएचपी सिंटैक्स में जाना है, स्टार्टिंग टैग और क्वेश्चन मार्क पीएचपी और ये क्वेश्चन मार्क एंडिंग है, ये आपका पीएचपी का सिंटैक्स हो गया। इसके अंदर क्या मैंने अभी बताया था कि पोस्ट मेथड के थ्रू अगर आपने कोई वेरिएबल, तो इसके लिए क्योंकि आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म का डाटा सबमिट करना है तो आपने हर फील्ड को एक नेम देना है, जो कि अभी मैंने नहीं दिया वो मैं दे देता हूँ नेम, और इसको नेम देते हैं ईमेल, और इसको जेंडर, इसको पासवर्ड, इसको सबमिट कर कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ये चेक करना है कि जो डाटा सबमिट हुआ नेम वाली फील्ड का, अगर मैंने नेम वाली फील्ड का लेना तो कैसे लूँगा, $_ पोस्ट और ब्रैकेट्स के अंदर मैं किसका नाम लिखूंगा, उस फील्ड का यानी कि नेम। अब मैंने इसका डाटा अगर मैंने फर्ज करो कि इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, मैं एक नेम वेरिएबल ले लेता हूँ NAME नेम। अब मैंने अगर इसको एको भी साथ करवा देता हूँ, एको $नेम, तो चेक करते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी नेम राइट करके जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, अच्छा मुझे कह रहा है लाइन नंबर 4 पे कोई एरर है, $_ पोस्ट एंड मुझे क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड नेम NAME नेम एंड फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। आई थिंक वो पेज रीलोड नहीं किया हुआ था। अब सबमिट करते हैं इसमें, तो अभी चेक करें, अभी वो क्योंकि पहले पेज रीलोड नहीं किया था हमने चेंजेस के बाद। तो अभी चेक करें, मैं यहाँ पे कुछ भी दूंगा, मैं आमना बेग देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आमना बेग ऊपर शो हो रहा है। मतलब आपने क्या किया, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट यानी कि पोस्ट मेथड के थ्रू ये आपने डाटा सबमिट किया। पहला स्टेप कि आपने फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लगा दिया। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने वो डाटा लेके तो यहाँ पे शो करवाना है, मतलब कि लेना है अब जो आपने सर्वर के ऊपर पोस्ट किया। तो कैसे लेना है, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया तो आप $_ पोस्ट और ब्रैकेट्स के अंदर उस फील्ड का नाम लिखेंगे। इसी तरह से सबसे पहले तो आप जो है ना वो यहाँ पे सारी फील्ड्स का डाटा ले लें। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पहले मैंने नेम, फिर ईमेल था, और ईमेल के बाद जेंडर था, ठीक है, इसको जेंडर वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। पासवर्ड था और इसको पासवर्ड वेरिएबल के अंदर, तो कितने थे, 4 ही थे आई थिंक, 1 2 3 4, ठीक है, और लास्ट वाला रिमूव कर देते हैं। तो अगर मैंने इन सब को एको करवाना है तो मैं एको यहाँ पे ना मैं लाइन ब्रेक करने के लिए BR हम यूज़ करते होते हैं HTML के अंदर, तो मैंने एको BR कर दिया तो ये लाइन ब्रेक करेगा एक दफ़ा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे इस तरह से पेस्ट करता हूँ। इन सबको एको करवाने के लिए नेम, ईमेल, जेंडर एंड पासवर्ड, ठीक है। तो सारा फिल किया। फिल करने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, फिल करने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो चेक करें आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया है। तो पोस्ट मेथड के थ्रू जो एक सिंपल सा तरीका था कि आपने कैसे डाटा सबमिट करना, मतलब आपने एक HTML के अंदर फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के बाद आपने जस्ट फॉर्म का टैग लेना, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और ऊपर आपने जो है ना वो सिंपल ये चेक करें कोई ऐसी रोकट साइंस यहाँ पे नहीं है जो कि समझ ना आ रही हो। सिंपल आपने ये लिखा $_ पोस्ट और नेम, और इसका जो भी डाटा वो आप इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और नीचे आप उसको प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपने प्रिंट नहीं करना, किसी कहीं और यूज़ करना है, जैसे कि आपने डाटाबेस में स्टोर करना है, वो हम बाद में करेंगे, तो मीन कि आप लेके तो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू है कि अगर तो मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो मुझे ऊपर ये एरर्स देगा। एरर क्यों देख रहा हूँ, मुझे पूछ रहा है कि ये नेम, जीमेल, जेंडर एंड पासवर्ड ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तो हमने सबमिट नहीं किया, अभी तो हम इस पेज पे आएंगे। जैसे ही हम इस पेज पे आएंगे तो अभी तक उनको ये इन वेरिएबल्स को ये चीज़ें नहीं मिली, उनके लिए ये अनडिफाइंड है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से सबमिट नहीं करूँगा तब तक उसके लिए वो अनडिफाइंड चीज़ें हैं। तो मैं इसके ऊपर ना कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ कंडीशन, इफ़ इज सेट कि इफ़ इज सेट $_ पोस्ट सबमिट, कि अगर हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किसका नेम था, सबमिट बटन का नाम था। तो अगर तो हमारे पास ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है कि अगर पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास वैल्यू आ रही है, फॉर्म से अगर वैल्यू आ रही है तब ये सारा परफॉर्म करे, वरना ये परफॉर्म ना करे। तो हम इसको अभी यहाँ पे आते हैं तो चेक करें, हमें कोई एरर नहीं देगा। क्यों कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि उसने पहले चेक कर लिया कि आप फॉर्म से कोई डाटा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर इसको नहीं छेड़ना। जब फॉर्म से आ रहा है फिर यहाँ पे आपको प्रिंट करके देगा। ओके,
ये था हमारा पोस्ट मेथड। अच्छा गेट मेथड क्या है? गेट मेथड मोस्टली हम जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कि सिंपल हमने ये लिखा कि जैसे कि मैं पोस्ट की जगह पे अगर मैं गेट कर दूँ, सिंपल पहली चीज़ तो ये है ना कि हमने यहाँ से डाटा कैसे सबमिट करना, फिर वो दूसरी चीज़ है कि हमने लेना कैसे है। तो यहाँ पे मेथड इक्वल टू गेट लगा दिया, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं इसको रीलोड करके तो अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी डाटा देता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ, तो चेक करें ये URL के थ्रू आपका सबमिट हो रहा है। चेक करें नेम आमना बेग, ईमेल दिस एंड जेंडर ये और पासवर्ड आपका। ये तो मतलब उसने सारा का सारा जो भी आपका डाटा था वो आपको मैंने क्या बताया था, पोस्ट मेथड की डाटा सर्वर के थ्रू सबमिट होता है, गेट मेथड के थ्रू URL बार के थ्रू। खैर हम फॉर्म का डाटा कहीं पे भी पोस्ट गेट मेथड के थ्रू यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं इस बारे में मजीद एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। ओके, लेकिन अगर ये है कि अगर आपने लेना है इसका डाटा लेना है तो वो आप उसी तरह से लेते हैं जहाँ पे आपने पोस्ट यूज़ किया है, आप वहाँ पे गेट यूज़ करेंगे। बाकी सारा यही प्रोसेस है, $_गेट। ठीक है, तो हम जो है ना फॉर्म का मेथड जो है ना ऑलवेज हम पोस्ट से सबमिट करते हैं। गेट मेथड कहाँ पे यूज़ करते हैं? गेट मेथड आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। गेट मेथड अभी हम जो है ना वो गेट मेथड को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग पे रखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो गेट मेथड पे भी चलते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी गेट मेथड अगर बताएं ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। सो दैट थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आपको गेट मेथड भी मैं बता दूंगा। अभी हम चलते हैं इससे नेक्स्ट, कनेक्ट टू डेटाबेस एंड इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस। ये क्या चीज़ है? अच्छा इतना करने के बाद कि डेटाबेस से डाटा कनेक्ट करना और फिर रिकॉर्ड को ऐड करना, ये करने के बाद हम फिर एक अपने प्रोजेक्ट की किसी फाइल पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं और कैसे यूज़ हो रही हैं। तो पहली चीज़ ये, अच्छा एग्जामिनर के सामने आप बूटस्ट्रैप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर्म मेथड लगाना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा ना इसी से कि आप खुद वहाँ पे बताएंगे कि आपने किस मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना। अगर आप मेथड नहीं लगाते आपका डाटा सबमिट नहीं होगा, तो ज़रूरी है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने अगर अभी डाटाबेस के साथ आपने जाना ही है तो आप लोकल होस्ट / PHP माई एडमिन में जाएंगे। PHP माई एडमिन में जाके वहाँ पे आप एक डाटाबेस बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, फिर उस टेबल के अंदर आप डाटा ऐड डिलीट अपडेट वो सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डाटाबेस बना लेता हूँ आपके सामने। डिटेल वीडियो PHP माई एडमिन के ऊपर पहले से बन चुकी है, तो हम यहाँ से जो मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं PHP प्रोजेक्ट मैंने जो है ना यहाँ पे इसका नाम रख दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। सिंपल मैंने न्यू पे क्लिक किया था और डाटाबेस का नाम दिया और क्रिएट पे क्लिक किया, हो गया। ये क्रिएट हो गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से लुक देगा कि फर्स्ट टेबल का नाम राइट करें। तो मैं यूज़र्स लाइक दैट यूज़र्स, तो मुझे कितने कॉलम चाहिए? मुझे जैसे कि 5 कॉलम्स चाहिए। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास 5 कॉलम्स आ जाएंगे। मैं कॉलम्स के अब नाम देने कौन कौन सा कॉलम मुझे चाहिए। तो फर्स्ट आईडी हमेशा इंटीजर टाइप की होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी और प्राइमरी की होगी। ये याद रख लें, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि आईडी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम खुद ऐड नहीं करेंगे, कि खुद ब खुद हम कहेंगे कि हमारा डाटाबेस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी हो। तो इसलिए हम इसे ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की लगा देते हैं। बाकी हम कौन कौन से यहाँ पे कॉलम्स के नाम देंगे, हम वही कॉलम्स के नाम यहाँ पे देंगे जो कि हमने यहाँ पे बनाए हैं अभी अभी जो यहाँ पे बनाए हैं, मतलब नेम, ईमेल, जेंडर एंड पासवर्ड। तो हम करते हैं सबसे पहले नेम और ईमेल, क्योंकि हमने वही डाटा इसमें स्टोर करना ना। नेम, ईमेल एंड जेंडर एंड पासवर्ड। तो नेम वैचा टाइप का, ईमेल वैचा टाइप का, जेंडर वैचा टाइप का और पासवर्ड भी वैचा टाइप का। नेम मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, या जितना आपको अच्छा लगे। ईमेल 100 कैरेक्टर दे दें, जेंडर आप जेंडर को 10 कैरेक्टर दे दें। इसी तरह से पासवर्ड जितना आपको चाहे, मोस्टली हम 255 रखते हैं। ठीक है, और 255 इसलिए रखते हैं, समटाइम हमें हैश पासवर्ड क्या है और इस जो है ना वो बहस में हम बाद में पढ़ेंगे। हमने सिंपल जहाँ पे ये सारी चीज़ करने के बाद सेव पे क्लिक कर दिया, ये सेव हो जाएगा। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया था, कॉलम्स के नेम दिए, उनकी डाटा टाइप्स दी थी कि वैर चार मीन की इसमें स्ट्रिंग भी आ जाती है, टेक्स्ट भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। इंट में जस्ट इंटीजर टाइप आएगी और उसके बाद उसको लेंथ देखी कितनी कितनी इसमें लेंथ आती है। आईडी का आपको मैंने पहले से बता दिया। आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, डाटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहली चीज़, मेन चीज़, हम डाटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं किस भी PHP फाइल को, लाइक दैट। अच्छा जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी हम वहीं से ही स्टार्ट करते, मुझे कॉल आ गई थी। तो अच्छा अब
मैंने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के अंदर एक मैंने टेबल भी बना लिया। करना मैंने क्या है कि मैंने इसी टेबल के अंदर मैंने रिकॉर्ड ऐड भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है, तो सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करना है किसी भी पीएचपी फाइल को। तो कैसे करते हैं हम, अम, अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि कैसे हमने कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले अच्छा स्टेप्स आप याद रख लें, मैं अच्छी तरह से अगर आप याद रख लेंगे आपके बहुत ईजी रहेगा। अगर आपने डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड करना, अपडेट करना या डिलीट करना है तो 3 स्टेप्स होते हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, फिर क्यूरी को राइट करना और फिर क्यूरी को रन करना। 3 स्टेप्स हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, क्यूरी राइट करना और क्यूरी को रन करना। बस ये 3 स्टेप्स हैं। तो मतलब ये आपने सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि एक इसके लिए ना अलहदा से फाइल बना लेते हैं। हम इसी फाइल में भी कर सकते हैं, अलहदा से फाइल में भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलहदा से फाइल में इसलिए चले इसी में बना लेते हैं, आप ऐसे कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा। इसी फाइल के अंदर ही सबसे पहली चीज़ मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्ट अगर करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, माई एस क्यू एल आई कनेक्ट, माई एस क्यू एल आई कनेक्ट। इसके अंदर 4 वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट सर्वर, लोकल होस्ट, सेकंड आपका यूज़र नेम जो कि रूट होता है, थर्ड पासवर्ड होता है जो कि नहीं होता पीएचपी माई एडमिन का, फोर्थ क्या होता है डेटाबेस का नाम जो कि पीएचपी प्रोजेक्ट है, लास्ट पे आप सेमीकोलन देंगे। और इसको हम असाइन कर लेते हैं किसी वेरिएबल कौन के अंदर, कौन मीन के कनेक्शन, ठीक है, डॉलर साइन कौन, इस तरह से। तो ये हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया सिंपल एक लाइन से। सिंपल एक लाइन से हमने क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम मेरा गलत होगा, जैसे कि अभी मैंने इसमें एक क्लास पे डाल दिया, तो मुझे यहाँ पे एरर ऊपर देगा कि ये प्रोजेक्ट 1 क्या है, अननोन है उसके लिए, क्योंकि वो ये आपकी क्यूरी क्या कर रही है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रही है इस फाइल को। माई एस क्यू एल आई कनेक्ट, लोकल होस्ट, सर्वर का नाम, रूट जो कि यूज़र नेम है, पीएचपी माई एडमिन का यूज़र नेम, पासवर्ड इसका नहीं है, और प्रोजेक्ट माई पीएचपी प्रोजेक्ट ये इसका नाम था। तो मैं 1 लास्ट से हटा देता हूँ और रीलोड करूँगा, मतलब कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, डेटाबेस के साथ कैशे जो है ना वो हम कनेक्ट करते हैं, ये भी स्टेप हमारा हो गया। इससे बाद वाला स्टेप, हम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं। तो रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं, अभी ना आप इस चीज़ को भूल जाएं, जो नीचे हमने किया है ये भी हम करते हैं अभी, लेकिन फिलहाल के लिए अपने माइंड को ये इस चीज़ को निकाल दें। डेटाबेस में अगर आपने रिकॉर्ड ऐड करना है तो 3 स्टेप्स हैं, अब ये भी बताएं। डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, जी ऑलरेडी कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, हमने क्यूरी राइट करनी है, तो हम यहाँ पे क्यूरी राइट करेंगे। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि हमने क्यूरी को रन करना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, क्यूरी राइट करनी है और क्यूरी को रन करना है। आपने बेशक डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, कुछ भी करना है, यही 3 स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने डाटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी और डिलीट की क्यूरी, सिलेक्ट की क्यूरी, ये आप याद कर लें। आपको ये कहाँ से मिलेंगी, आप अपने प्रोजेक्ट में जाएँ, किसी भी टेबल में चले जाएं, टेबल में जाके माई एस क्यू एल पे क्लिक करें और एस क्यू एल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्यूरीज मिल जाएंगे सिलेक्ट स्टार की, मतलब कि अगर आपने डाटाबेस से डाटा सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना है तो उसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ होती है। अगर आपने डाटा इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो उसके लिए इंसर्ट की क्यूरी यूज़ होती है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, कि यूज़र्स वाले टेबल में डाटा ऐड करो। और ये सारे कॉलम्स हैं जो आपने क्रिएट किए थे, आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर एंड पासवर्ड। उसके बाद वैल्यूज़ आता है, वैल्यूज़ के बाद आप ब्रैकेट के अंदर उसी तरतीब से वैल्यूज़ दे देते हैं। फिर इसी तरह से अपडेट की क्यूरी, अगर आपने किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो ये अपडेट की क्यूरी है। तो अपडेट की क्यूरी किस तरह से कि आप सिंपल अपडेट यूजर्स सेट आईडी इक्वल टू दिस, नेम इक्वल टू, जो भी आपने मतलब यहाँ पे वैल्यू देनी है वैल्यूज देंगे और लास्ट पे बताएंगे किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अब ये करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह से डिलीट, आपने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू 1 या जो भी आपने डिलीट करना है। तो ये क्यूरीज है, आप यहाँ से जाके इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। और अगर आपको कोई मसला हो रहा हो याद करने में, आप यहाँ से कॉपी करके भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। आप सुपरवाइजर के सामने भी कॉपी करके लगा सकते हैं। वैसे मोस्टली आपको ज़ुबानी याद करनी चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो हमने डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्यूरी है, एसक्यूएल की क्यूरी है इंसर्ट, जो कि अभी आपको मैंने बताया, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में ऐड करना है, यूजर्स टेबल्स का नाम है। और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड, और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 कॉलम्स के नेम दूंगा। पहला कॉलम नेम है, सर ये डबल कोटेशन में लिखने हैं आप क्वेरी? जी, जो भी मैंने क्यूरी लिखनी है ये मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखनी है, और डबल कोटेशन के बिल्कुल लास्ट पे सेमीकोलन ज़रूर होगा।
सेमीकोलन मतलब हर लाइन के मस्ट में लाजमी है, सिवाय लूप और इफ़ कंडीशन के। यहाँ पे इफ़ कंडीशन है तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ हो रही है ना, अगर तो यहाँ पे साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, वरना सेमीकोलन लगेगा। तो अच्छा, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, उसके बाद नेम, और कौन कौन से कॉलम्स हैं यहाँ से आप जाके देख लें बेशक। नेम था, जेंडर था, पासवर्ड था, नेम के बाद क्या है, ईमेल था। अ, ये है नेम, ईमेल, जेंडर एंड पासवर्ड। तो हम नेम, ईमेल, और अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो मैं ऊपर कोमा लगा रहा हूँ ना, ये कोमा है बिल्कुल जो आपके कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट साइड पे एग्जी बटन जो होता है, ठीक है, उससे बिल्कुल नीचे वाला बटन, तो ये कोमा वो वाला है। एक होता है आपका राइट साइड पे शिफ्ट के ऊपर और इंटर के साथ कोमा, वो कोमा और होता है। अगर आप ये इनको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊंगा तो ये दोनों कोमा में फ़र्क है, ये कोमा और है और ये वाला कोमा और है। तो जो हम कॉलम का नाम और टेबल का नाम के लिए यूज़ करते हैं वो एग्जी बटन से बिल्कुल नीचे होता है, और अगर आप दूसरा कोमा यूज़ करेंगे तो आपको एरर देगा। अच्छा, नेम, ईमेल और जेंडर थर्ड, और फोर्थ कौन सा था, फोर्थ था हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ वन बाई वन उसी तरतीब से देंगे, लेकिन वैल्यूज़ के लिए आपने कोमा दूसरा यूज़ करना है। नेम में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि मैं अली देना चाहता हूँ। उसके बाद ईमेल में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि ali@vu.edu.pk, ठीक है। इसके बाद आप सर अगर हम वैल्यूज डिफाइन ना करें तो? वैल्यूज़ आपने अगर डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐड करना है तो ज़ाहिर सी बात है, आपने अगर आपने ऐड ही नहीं करना तो फिर आपने क्यों लिख रहे हैं। आपने ऐड करना है, कोई तो डाटा ऐड करना है ना जो आपको चाहिए, तो जो भी आपने डाटा करना है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखना, ये डाटा तो हम अपने फॉर्म के थ्रू नहीं एंटर कर सकते, नेम, ईमेल वगैरह? जी जी हम कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप मैं आपको वही बताऊंगा, जस्ट अभी आपको मैं क्यूरी कंप्लीट करके फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नेम के अंदर मैंने ये नेम दे दिया, ईमेल के अंदर ये मैंने ईमेल दे दी, जेंडर के अंदर यहाँ पे मैं जेंडर जैसे कि मेल दे देता हूँ, एंड उसके बाद पासवर्ड के अंदर 1 2 3 जो भी आपने देना था वो मैंने दे दिया। मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जी, क्यूरी राइट की जी। थर्ड स्टेप क्या है, क्यूरी को रन करना। तो माई एसक्यूएलआई क्यूरी ये कीवर्ड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्यूरी को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करते हैं। तो इसके दो वेरिएबल इसमें आते हैं, फर्स्ट $कौन जो कि हमने डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, सेकंड हम किस क्यूरी को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करना चाहते हैं, जो ऊपर आपने क्यूरी राइट किया है $क्यूरी। और जस्ट ये 3 स्टेप्स हैं, आपने डाटा ऐड करना, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके तो मैं रीलोड करता हूँ, जस्ट 1 टाइम मैंने रीलोड किया, और मैं अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो चेक करते हैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ऐड हुआ जी, रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो अगर तो मैंने डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐड करना हो, डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना हो, तो आपने देखा कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये नीचे वाला फॉर्म भूल जाएं, ये वाला फॉर्म भूल जाएं कि ये बनाया था और कुछ किया था, सिर्फ ये चीज़ याद रखेंगे, ये 3 लाइनें, बाकी अभी नीचे कुछ नहीं है। तो अगर आपने डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐड करना है तो बस ये 3 ही लाइनें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आपने कोई भी क्यूरी हो, मतलब आपने कोई भी क्यूरी क्रेड ऑपरेशन किया ना, आपने इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो बस ये 3 लाइनें हैं। डाटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए, क्यूरी राइट करनी है, तीसरे नंबर पे क्यूरी को रन करना है। अब ये चीज़ कि हम चाहते हैं कि जो डाटा हम यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर रहे थे, हम ये चाहते हैं कि हम डाटाबेस के अंदर वो सबमिट करें, वो मतलब कि सेव होना चाहिए। मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, अभी तो यहाँ पे ये एको हो रहा है ना, लेकिन ये डाटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यूज़ डाटाबेस में स्टोर हों, बजाय इसके कि मैं खुद अपने से जो दे रहा हूँ वो नहीं, यहाँ से मैंने मैनुअली दी हुई है। तो मैं ये यहाँ से इसी को मैं कट करूँगा, कट करके मैं कहाँ पे रखूँगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या जहाँ पे आपने पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारी वैल्यूज़ लेके इनमें स्टोर की हैं। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू यूज़र, यूज़र वाले टेबल में डाटा ऐड करना है, ये कॉलम्स के नाम है, और उसके बाद उनकी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हम दोबारा से दे देते हैं। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, आपने नेम के अंदर नेम देना, कौन सा नेम आप देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं यहाँ से भी जो आप सबमिट करेंगे, आप असद देते हैं या जो भी देते हैं, आपने असद दिया, असद अली दिया, तो जो आप यहाँ से सबमिट करेंगे वही सेव होना चाहिए। आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया जी, आपने पोस्ट मेथड से लेके नेम में स्टोर कर दिया जी, तो अब वैल्यू इसमें है, इस वेरिएबल के अंदर, तो स्टोर भी यही होनी चाहिए। तो नेम के अंदर नेम वाला वेरिएबल्स जो है ना वो सेव होगा। इसी तरह से ईमेल में ईमेल वाला वेरिएबल, इसी तरह से जो थर्ड वाला है जेंडर, तो इसमें थर्ड वाली वैल्यू, इसी तरह से पासवर्ड लास्ट पे। तो इस तरह से आपने एक क्यूरी राइट कर दी कि इस टेबल में आपने डाटा इंसर्ट करना है, इस कॉलम में ये वैल्यू जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू ली हैं। तो हम इसको एक दफ़ा क्या करते हैं कि
पेज को रीलोड कर लेते हैं। रीलोड किया, मैं यहाँ पे कुछ भी आमिना बेग जेंडर फीमेल, ठीक है, ओहो जस्ट फील लिखा क्या था, खैर हम इसको चेक करते हैं। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो चेक करें, थर्ड पे आपका रिकॉर्ड ऐड हुआ है। अच्छा आई थिंक कि मैंने ऊपर से ये नहीं हटा दिया, ओके ठीक है। तो चेक करें, थर्ड पे आपका रिकॉर्ड ऐड हो गया, आमिना बेग admin@gmail.com, जो भी आपने वहाँ पे ईमेल दी थी, आपने जो भी वहाँ पे जेंडर दिया था और पासवर्ड जो भी वहाँ पे आपने दिया था वो सारा का सारा सेव हो गया। तो यानी आप यहाँ पे जो भी देंगे, आप असद अली देते हैं, असद अली और asad@gmail.com और मेल और पासवर्ड 456 सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे एको भी हो रहा है और जाकर रिफ्रेश कर लें, आपका इसमें सेव भी हो रहा है। अच्छा कोई भी हम फाइल ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आपको ना एक दो फाइल ओपन मैं करके दिखाता हूँ जो मेरे पास बनी पड़ी हुई हैं, तो साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए ना कि आपके ये प्रोजेक्ट में कैसे वर्क कर रहा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक ये प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं एंड एक कोई और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा समर एंड इसमें चेक कर लेते हैं, एक स्टोलन कार वाला कर लेते हैं। तो अच्छा यहाँ पे आई थिंक हम वर्क कर रहे हैं, तो एक स्टोलन कार वाला हम ओपन कर लेते हैं। तो दो प्रोडक्ट हम जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। अब इनमें आपको मैं बताता हूँ कि इनमें किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं जैसे कि अभी ये रजिस्टर पे जाता हूँ, ये रजिस्टर वाला पेज है, तो ये रजिस्टर पे चेक करें, ये एक रजिस्ट्रेशन बॉक्स बना हुआ है। तो आप ये चेक करेंगे कि इसमें अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये पेज बना हुआ है ना, तो सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। मैं जस्ट आपको एक सिंपल बताऊँगा, आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। अच्छा ये इस तरह से, तो सबसे पहले हम उसको भी ओपन कर लेते हैं, ओपन फोल्डर एंड डॉक्स समर, मैं इसी को सारे को ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर ये है एंड जैसे कि स्टोलन कोर रेपॉजिटरी, मैं साइन अप पेज पे चला जाता हूँ। तो इस पेज में क्या हो रहा है, जो जिस तरह से वो रजिस्ट्रेशन पेज था उसमें फील्ड दो थोड़ी थी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने HTML के अंदर, ये चेक करें, हमने HTML के अंदर वो सारा का सारा फॉर्म बनाया। इसके ऊपर आपकी CSS और बूटस्ट्रैप की क्लास लगी हुई है जस्ट, बाकी उसी तरह से आपने टेबल लिया, रोज एंड कॉलम्स के अंदर आपने उसी तरह से ही आपने यहाँ पे जो है ना फुल मेन के इनपुट फील्ड्स ली हैं, फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, CNIC के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, ये सिलेक्ट का आपने लिया हुआ है टैग, इसमें मेल एंड फीमेल दिया हुआ है, इनपुट टाइप फाइल है, फिर डेट, इनपुट टाइप डेट है और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, लास्ट पे सबमिट का बटन। तो ये आपने एक फॉर्म, जब आप पोस्ट मेथड के थ्रू इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप ऊपर फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा एक और चीज़ कि अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर कहीं पे भी इनपुट टाइप फाइल यूज़ किया हुआ है ना, तो उसके लिए आप फॉर्म के टैग के अंदर ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा यूज़ करते हैं। अगर आपको मतलब आपके फॉर्म में ये यूज़ हुआ है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम अगर तो हमने इनपुट टाइप फाइल यूज़ करना है अपने फॉर्म के अंदर, तो इनपुट टाइप फाइल क्यों यूज़ करना है, इमेज अपलोड करने के लिए, जो कोई फाइल अपलोड करने के लिए, तो हमें वहाँ पे फिर ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा लगाना पड़ेगा, वरना इमेज अपलोड नहीं होती। आपने ये डाटा मतलब HTML के अंदर लिखा, फिर आप टॉप पे चले गए, इफ़ वी सेट पोस्ट सबमिट के अगर पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास डाटा आ रहा है, देन आप सारे के सारी वेरिएबल्स पोस्ट मेथड के थ्रू, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC, जो भी इन फील्ड्स के नाम थे, इन फील्ड्स के जो भी नाम थे, आप वन बाय वन वो सारे के सारे लेते हैं और लेने के बाद आप इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। अच्छा यहाँ तक तो सेम है पोस्ट मेथड के थ्रू। ये नीचे फाइल्स वेरिएबल है, फाइल्स वेरिएबल किस लिए है, फाइल्स वेरिएबल होता है अगर आपने इनपुट टाइप फाइल कोई सबमिट किया ना, तो वहाँ पे हमने दो चीज़ें लेना होती हैं। किसी का कोई सवाल है? सर ये 15 नंबर लाइन पे आपने सी पासवर्ड लिखा हुआ है, वो उसका क्या मतलब है? पासवर्ड की तो समझ आ गई। सी पासवर्ड मैंने दो फील्ड्स ली है ना, जहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे दो फील्ड्स लिए, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया, इसको पासवर्ड दे दिया नाम, इसको मैंने सी पासवर्ड यानी कि कन्फर्म पासवर्ड मैंने नाम दे दिया। मैंने पूरा कन्फर्म पासवर्ड नहीं दिया, लंबा हो जाता था नाम, तो मैंने शॉर्ट में दे दिया। ठीक है, तो अपनी मर्जी है, आपने अगर पूरा कन्फर्म पासवर्ड नाम देना तो पूरा कन्फर्म पासवर्ड नाम दे दें। अच्छा इनपुट टाइप फाइल पे बात हो रही थी कि अगर इनपुट टाइप फाइल आपने वहाँ पे यूज़ तो कर लिया, अब आपने वो वाली इमेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे स्टोर करनी है और डेटाबेस के अंदर तो जस्ट नाम आप स्टोर करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर आपने कैसे स्टोर करनी है, सेव कैसे करनी है। तो
जब हम कोई भी यहाँ से ईमेल सेलेक्ट करते हैं ना, दो चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। जैसे कि कोई फाइल है, ईमेल फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि आप सिलेक्ट करते हैं इनपुट टाइप फाइल के थ्रू। तो दो चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ से लेना ज़रूरी होती हैं। एक, इस फाइल का नाम क्या है, php16.mp4। दूसरी चीज़, ये कहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि इसका रूट होता है। ठीक है, तो ये जनाब पड़ी होगी आपके लोकल डी के अंदर, फिर जैम्प के अंदर, सॉरी ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर के हम तो श्योर php16 ये फोल्डर है और इसके अंदर पड़ी हुई है फाइल। तो ये एक पूरा रूट है कि ये फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है आपके पीसी के अंदर। तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब हम कोई भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो फाइल को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमने वो दोनों चीज़ें लेनी होती हैं। जैसे आप $_पोस्ट यूज़ करते थे, इसी तरह से $_फाइल्स। और अपलोड इमेज, ये क्या है, ये इनपुट टाइप फाइल का नाम है, यानी कि इनपुट टाइप फाइल का जो भी आपने नाम रखा था जैसे बाकी का। अब आपने इस इनपुट टाइप फाइल जो कि अपलोड इमेज आपने नाम रखा, अगर आपने इसका नाम लेना है, जो भी इसमें फाइल आई है इसमें अगर आपने उसका नाम लेना है तो आप अगेन ब्रैकेट के अंदर नेम लिखेंगे और आपके पास फाइल नेम आ जाएगा। और अगर आप ब्रैकेट के अंदर टेम्प नेम लिखेंगे तो आपके पास उसका रूट आ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे सेव करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं खुद ही, कि प्रोफाइल्स का एक फ़ोल्डर बनाया। अब हमने इसके अंदर सेव करना है और हम यहाँ पे जो है ना ये डिफ़ाइन कर देते हैं रूट जहाँ पे हमने सेव करना है, प्रोफाइल्स/.फाइल नेम के प्रोफाइल्स के अंदर फाइल नेम के साथ स्टोर होगी। ये हमने रूट डिफ़ाइन कर दिया। मूव अपलोडेड फाइल, मेन काम इसका है। ये जो हमने ऊपर ये लिया, ये सारे का सारा हमने सिर्फ इसके लिए मूव अपलोडेड फाइल के लिए लिया। तो मूव अपलोडेड फाइल मेन काम जो इसका, इसने क्या करना है कि आपकी फ़ाइल को आपके लैपटॉप से उठा के आपके प्रोजेक्ट में रख देना है, अपलोड कर देना है। तो ये टेम्प नेम मतलब जो जिस रूट में आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, यानी कि जो आपकी फ़ाइल है वो उठाएगा और सेकंड पे आएगा कहाँ पे रखना है, तो जो आपने यहाँ पे रूट डिफाइन किया। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से कि आपने डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू लिया था, इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। आप यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी राइट करते हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र, ये सारे के सारे कॉलम्स के नाम हैं, उसके बाद ये वैल्यूज़ हैं और क्यूरी राइट की और क्यूरी को रन कर दिया, आपका सेव हो गया। बस नीचे ये कि आपने उसके ऊपर इफ लगा दी हुई है कि अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो आप कह देते अलर्ट दे देते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, वरना आप कह देते कि अननोन एरर। ठीक है, तो मेन काम क्या था कि डाटा आपने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा लिया, क्यूरी राइट की और क्यूरी रन कर दी। अच्छा, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है वो तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। हमने डीबी कनेक्शन के अंदर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था और डीबी कनेक्शन को हमने इंक्लूड किया था हेडर के अंदर ये, और हेडर को हमने इंक्लूड कर लिया है इसके अंदर। तो मतलब अब वो वाला जो हमने डीबी कनेक्शन के अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश किया वो अब इसका हिस्सा है। तो हमारे पास कनेक्शन भी इस्टेब्लिश है, क्यूरी भी राइट की और क्यूरी को रन भी किया। अच्छा, ये ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये 3 लाइनें थी जो हमने छोड़ दी, जो मैंने अभी नहीं बताई। तो क्योंकि मेन काम इंसर्ट का था, इंसर्ट का आपको मैंने बता दिया। अच्छा, ये क्यों है, अगर हम ये चाहते हैं ना कि हम डाटा इंसर्ट करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें कि भाईजान वो पहले से कहीं ऐड तो नहीं है। आपने यहाँ पे स्टोर करना ना कोई भी, जैसे कि यहाँ पे आप बार बार स्टोर करते जा रहे हैं, जैसे कि अली आपने 2 दफ़ा स्टोर कर दिया, तो आप ऐसे तो नहीं ना होगा कि आप एक ईमेल 2 बंदों की एक ही ईमेल हो जा। तो आप कहते हैं कि नहीं जी, जो ईमेल एक दफ़ा किसी को असाइन हो जाए या किसी ने अगर रजिस्टर कर दिया अपनी एक ईमेल एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा वो वाली ईमेल कोई रजिस्टर नहीं कर सकता। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है, हमें ऐसे तो नहीं पता चल जाता कि जनाब पहले से पड़ी हुई है, तो उसके लिए प्रॉपर चेक करना पड़ता है हमें इसके अंदर। क्योंकि हम कौन सा तरीका कार है इसके अंदर चेक करने का, सिलेक्ट के थ्रू, कि हम सिलेक्ट करते हैं इस टेबल का डाटा और फिर चेक करते हैं जब कोई न्यू बंदा जब स्टोर करने लगेगा, डाटा स्टोर करने लगेगा इस फॉर्म के थ्रू लाइक दैट, तो मैं अगर अगेन अली दूंगा, ali@vu. ठीक है, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो इंसर्ट वाली क्यूरी रन करने से पहले, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इंसर्ट वाली क्यूरी रन करने से पहले किया हुआ चेक, उससे पहले मैं सिलेक्ट की क्यूरी लगा दूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर CNI = CNIC। आप कहीं पे आपका जो है ना वो आपकी अगर फाइल में हो सकता है यहाँ पे email = email हो, अगर आपने डुप्लीकेशन चेक करनी है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। तो आप चेक करें वेयर email = email या CNIC, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड था कि हम CNIC बेस पे रजिस्ट्रेशन करें। तो हम चेक कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड डेटाबेस में वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जहाँ पे CNIC क्या हो, जो हमने यहाँ से दिया है, जो हम यहाँ से सबमिट करेंगे। तो अब वो डाटा हमारे पास कैसे, हम पता कैसे चलेगा कि हमारे पास वो रिकॉर्ड डेटाबेस में है या नहीं है। सेलेक्ट तो हो गया, सेलेक्ट किया, क्यूरी को रन किया MySQL क्यूरी से। अब हम नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करेंगे कि उसके कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जो वहाँ पे मैच किए हैं, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने के लिए मुझे MySQL नंबर रोज़ कीवर्ड है ये यूज़ करना पड़ता है, और इससे जो भी आपने ऊपर क्यूरी रन की है और उसके आप नंबर ऑफ़ रोज़ चेक कर लेते हैं।
कि कितने नंबर ऑफ रोज जो हैं जो आपकी इस क्यूरी के मैच किए हैं, ठीक है, या आपने जो क्यूरी लगाई है इसके कितने नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड आपके पास आए हैं। तो अगर अब कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, कि अगर मैं यहाँ से ali@vu.pk में अगर दे रहा हूँ तो वो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा, 2 रिकॉर्ड्स के साथ। और अगर मैं कुछ और दूंगा लाइक दैट, मैंने यहाँ पे दे दिया फातिमा, ठीक है, तो अब ये फातिमा कितने रिकॉर्ड के साथ जो है ना वो मैच करेगा, यहाँ पे किसी के साथ, मतलब 0 रिकॉर्ड के साथ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिकॉर्ड 0 हुए तो हम उसे कहेंगे ठीक है जी आप ऐड कर लें रिकॉर्ड, लेकिन अगर 0 से ज़्यादा हुए तो फिर हम उसे कहेंगे नहीं जी आप रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, पहले से आप रजिस्टर्ड हैं या यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम यही कर रहे हैं, इफ़ $रो लेस देन 1, कि अगर तो 1 से कम है फिर तो वो ऐड करेगा, और अगर 1 से कम नहीं है, मतलब कि अगर 1 है या 1 से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं, तो फिर हम कहेंगे CNH ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अच्छा ये साइन अप का था, और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है यही सारी चीज़ें। आप और कहीं पे भी चले जाएं लाइक दैट, कि मैं यहाँ पे जाके अगर लॉगिन करता हूँ CNIC के थ्रू, जैसे कि 2 and 3 and 1 2 3 ले लेते हैं, एंड ये अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ ऐड स्टोलन कार के ऊपर, तो ये एक फॉर्म है, ये भी एक सिंपल सा फॉर्म है, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। ये कहाँ पे मैंने लॉगिन किया है एज ए यूज़र, तो मैं यहाँ पे एज ए यूज़र में जाके, तो ये ऐड स्टोलन कार है। उसी तरह से HTML के अंदर सिंपल सा मैंने एक फॉर्म बनाया था, और फॉर्म का डाटा जब मैं सबमिट करता हूँ पोस्ट मेथड के थ्रू, तो ये मैंने सारी की सारी मतलब वो वैल्यूज मैं इन वेरिएबल्स के अंदर रख लेता हूँ। फिर मैं एक क्यूरी राइट करता हूँ, क्यूरी राइट की कि इस टेबल के अंदर मैंने रिकॉर्ड ऐड करना है, और उसके बाद आपने क्यूरी को रन कर दिया, ठीक है। फॉर्म वो रजिस्ट्रेशन साइन अप में तो ये था ना कि आपने पहले चेक किया, तो इसमें ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल जो आपके पास रिकॉर्ड आया हमने उसको ही डाटाबेस में स्टोर करके क्यूरी को रन कर दिया। नीचे बस ये एक दफ़ा कह दिया कि अगर भाई वो सक्सेसफुली रन हो जाए, इफ़ ही सेट रन, तो अलर्ट दे सक्सेसफुली एडेड। विंडो.ओपन यूज़ होता है रीडायरेक्ट करने के लिए कि इसको वापस किस पे भेजना है, तो हम भेज रहे हैं history.php पे, ठीक है, वरना अननोन एरर देगा और फिर भी history.php पे भेज देगा। और कहाँ कहाँ पे हमने यही चीज़ यूज़ की हुई है, मतलब जहाँ पे भी हमने फॉर्म यूज़ किया ना, अब आप सारे स्टूडेंट्स ने इसी तरह से देखना है कि हमने जहाँ पे भी फॉर्म यूज़ किया हुआ ना, तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम प्रोसेस है। अच्छा अब दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आज जहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है ना तो पूछ सकते हैं, वरना हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है ऐड, अपडेट और सिलेक्ट, और मतलब डाटाबेस से रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं ना, 4 ऑपरेशन, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह, तो ये CRUD ऑपरेशंस इनको कहते हैं। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबा का क्वेश्चन था क्या हम कोई और नहीं कर सकते, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप $, आप कनेक्शन ले लें, $, कनेक्शन ले लें, कोई इशू नहीं है। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है जी? मेरा एक सवाल है सर, ये बताएं ये 15 मिनट में ये सब कुछ हम कर लेंगे? और नहीं नहीं, वो सुपरवाइज़र, ये तो सुपरवाइज़र नहीं, ये थोड़ी ना आपको कहना कि मैं आपको दे भी 15 मिनट ही रहा हूँ और आपने ये सारा इतना दिया हुआ है सुपरवाइजर? सुपरवाइज़र ने टाइम इतना दिया हो तो मतलब आपने एक्सप्लेन वो उतने टाइम में ही आपसे सारी की सारी फाइल को एक्सप्लेन नहीं करवाते। करते कैसे हैं, आपसे कहते हैं स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद आप 1 बाय 1 पहले तो अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवा देंगे सर, जिस तरह से आपने कहा था। हमने एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, इसमें आपने फिर हमें ये कहा था कि आपने 2 रोल्स लेने हैं, एक एडमिन का एक यूज़र का। तो मैं सर ये लॉगिन पेज है जहाँ से अगर मैं एडमिन का CNI से डालूंगा तो एडमिन लॉगिन कर जाएगा, और अगर मैं यूज़र का डालूंगा तो वो यूज़र लॉगिन कर जाएगा। तो इसी तरह से सर ये एडमिन पैनल है, और मतलब सारा सारा आपने बता दिया कि ये सर एडमिन पैनल ये है, यूज़र ये कर सकता है, एडमिन ये कर सकता है। फिर सुपरवाइज़र कहीं पे भी आपको रोक के कहेगा अच्छा मुझे इसकी कोडिंग निकाल के दिखाओ, किसी एक पेज की, मुझे नहीं पता किस पेज की वो कहने वाला है, किसी जैसे कि वो आपको कहते हैं कि यूज़र्स में जाएँ और मुझे इसकी कोडिंग निकाल के दिखाओ, तो फिर आपको इस पेज की कोडिंग निकाल के दिखाना पड़ेगी। फिर आपको कहेगा एक्सप्लेन करो, सिर्फ एक पेज की कोडिंग एक्सप्लेन करने को कहेगा, सब की नहीं, सिर्फ एक पेज की। तो किसी भी एक पेज की जब आप कोडिंग एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसी के अंदर वो सवाल पूछ सकता है कि अच्छा मुझे ये बताएं ये आपने ई सेट क्यों यूज़ करते हैं, इंक्लूड क्यों यूज़ करते हैं, ये गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, वगैरह वगैरह सवाल कर सकता है। अच्छा आप ऐसा करें कि यहाँ पे मुझे ना ये आपने यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है ये नेम हटा दो, नेम वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए, ये हटा दो, हटा के दिखाओ। ऊपर आपने लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूज़र, इसकी जगह पे आप लिख दो रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज़, लाइक दैट। तो इस तरह का वो छोटा मोटा चेंज करके करने को कहेगा। आपने अपडेट और डिलीट लिखा हुआ, आप एक और बटन यहाँ पे बना के दिखाएं व्यू का,
तो आपको करना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि ये छोटे छोटे चीज़ें, तो बस उतना करवाने के बाद आपको कहेगा जी बाय बाय, आपका वाइवा हो गया बस। अच्छा चलें जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमने डेटाबेस के अंदर अभी डाटा पड़ा हुआ है ना, हमारा ये वाला डाटा पड़ा हुआ, और हमने ये डाटा यहाँ से लेके तो प्रोजेक्ट के अंदर कैसे शो करना होता है। तो एक और हम जो है ना वो पेज ले लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे जाता हूँ और एक न्यू पेज ले लेता हूँ, users.php। ठीक है, तो अगर आपने डेटाबेस से डाटा लेके यहाँ पे शो करवाना है, तो मैंने तो आपको पहले बताया 3 स्टेप्स होते हैं क्यूरी को रन करने के लिए। तो आप सबसे पहले आपको PHP सिंटैक्स में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। $कॉन इक्वल टू, बजाय क्या सारा कुछ आप दोबारा लिखें, आप इसी को कॉपी कर लें। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। सेकंड आप राइट करेंगे क्यूरी, तो क्यूरी सिलेक्ट की क्यूरी, डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट स्टार मतलब सब कॉलम्स का डाटा सिलेक्ट करना है। फ्रॉम किस टेबल से, यूजर्स वाले टेबल से, लास्ट पे सेमीकोलन कि यूजर्स वाले टेबल से सारा डाटा सिलेक्ट करो। क्यूरी को राइट किया और क्यूरी को रन करना है, $रन इक्वल टू, और यहाँ पे MySQLi क्यूरी से हम क्या करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल आपका $कौन होता है और सेकंड वेरिएबल आपका होगा $क्यूरी। अच्छा, जस्ट जो सिलेक्ट वाला है ना, इसमें आपको 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ते हैं। मतलब ये चीज़ नहीं है कि आपने जस्ट इतना लिखा और आपको सारा का सारा डाटा वो ला के दे देगा भाई ये लो, ऐसे नहीं है। तो आप यहाँ पे users.php पे जाते हैं तो चेक करें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि क्यूरी को राइट किया है, क्यूरी को रन किया है, लेकिन अभी आपने उसका डाटा फैच करके तो यहाँ पे कहीं पे एको कहीं पे भी नहीं करवाया। तो आपको फैच करके एको भी करवाना पड़ेगा। एको करने के लिए हमें फैच लाजमी करना पड़ता है, ये इसका एक्स्ट्रा स्टेप है। आपने इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसके यही 3 स्टेप्स हैं। लेकिन अगर आपने डाटा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट के लिए अगर आपने शो करवाना है ना अपने PHP पेज के ऊपर, तो फिर आपको फैच ज़रूर करना पड़ेगा। और मेरी एक चीज़ याद रख लें, अगर आपने सिंगल रिकॉर्ड शो करना है तो आप फैच कैसे करेंगे, आप $data इक्वल टू MySQLi fetch a source, तो इससे आप डाटा को फैच करते हैं। आप यहाँ पे $run कि आपने किस क्यूरी का मतलब कि डाटा फैच करना जो आपने ऊपर रन किया है, तो आप डाटा फैच कर रहे हैं। अब आपने इसका क्या मतलब है, MySQLi fetch source का मतलब आपने डाटाबेस से जो क्यूरी लगाई है उसका सारा का सारा डाटा फैच करके तो किस में रख दिया, आपने डाटा के अंदर। अब सारा का सारा डाटा इसके अंदर है, तो मतलब अब हमने उसको दे दिया। अगर हमने प्रिंट करवाना है तो अब उस डाटा वेरिएबल के साथ अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा नेम वाला कॉलम, मेरे पास नेम का डाटा आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा ईमेल वाला, ईमेल का डाटा आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा जेंडर, तो जेंडर का आ जाएगा। टेस्ट करते हैं कैसे। फर्ज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको $डाटा, और अब यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम का मुझे डाटा चाहिए। मुझे चाहिए नेम का। मैं यहाँ पे अभी रीलोड करता हूँ और चेक करते हैं मेरे पास नेम का जी अली आ रहा है। क्या मुझे किसी और का भी चाहिए? जी मैं कहता हूँ कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लो कि मैं एक लाइन ब्रेक करता हूँ और मैं बाकी कॉलम्स का भी जो है ना वो डाटा इसी तरह से कर देता हूँ। तो नेम, दूसरा आप जेंडर, ईमेल, तरतीब ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है, पासवर्ड। तो आप इनको रिलोड करके चेक कर लें जी, तो वो डाटाबेस से डाटा लेके मुझे यहाँ पे एको करके दे रहा है। तो सिंपल देख लें कि क्यूरी को कनेक्ट किया, सबसे पहले डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया, क्यूरी को राइट किया, रन किया। अगर आपने अपने पेज के ऊपर शो करवाना है तो आपको फैच करना पड़ेगा। मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताने लगा था, अगर आपने सिंगल रिकॉर्ड शो करवाना ना, अगर आपको पता है कि मेरे पास एक सिंगल रिकॉर्ड ही आएगा, कैसे पता चलेगा? जैसे कि आप किसी एक आईडी का ले रहे हैं, आईडी हमेशा यूनिक होगी, तो किसी एक अगर आईडी का ले रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा, तो फिर आप ऐसे ही ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है फिर हमेशा हम वाइल लूप के अंदर लेंगे, फिर हमेशा हम वाइल लूप के अंदर लेंगे। कैसे? हम नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ मैं राइट कर रहा हूँ, मैं वाइल लिखूंगा, वाइल, और कंडीशन के अंदर मैं ये सारी की सारी कंडीशन लिखूंगा कि डाटा इक्वल टू MySQLi फैच, यानी कि मैं फैच कहाँ पे करूँगा, मैं वाइल के अंदर फैच करूँगा। और वाइल ये तब तक लूप चलती रहेगी जब तक आपका सारा का सारा डाटा फैच नहीं हो जाता। अब मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ Ctrl+X और मैं यहाँ पे रख देता हूँ,
ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास रिकॉर्ड एक से ज़्यादा होगा तो मैं फैच कैसे करूँगा, मैं वाइल लूप के अंदर करूँगा। तो अब मैं देखता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड फैच होंगे जितने भी डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हैं। पहला अली था, दूसरा भी अली था, तीसरा आमिना बेग था, चौथा असद अली था। तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड थे, चारों को चारों यहाँ प्रिंट हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपने इसको एक टेबल के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप HTML में चले जाएं, HTML में चले जाएं और HTML के अंदर जाके ना आप यहाँ पे एक टेबल ले लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप टेबल ले लें। और टेबल के अंदर आप यहाँ पे ना रोज़ एंड कॉलम्स में TR मतलब TR के अंदर आप यहाँ पे दे दें TD और नेम, ठीक है। दूसरा हो गया जेंडर एंड नेम जेंडर, सॉरी दूसरा ईमेल होना चाहिए यार, तीसरा जेंडर कर देते हैं और लास्ट पे पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो है। तो पहले ये चेक कर लेते क्या हमें ये किस तरह से ये रो शो हो रही है। तो ये हमें इस तरह से नेम ईमेल जेंडर एंड पासवर्ड इस तरह से शो हो रही है। अब मैंने किस में डाटा फैच करना है, मैंने रोज़ के अंदर फैच करना बट वाइल लूप के अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड एक से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे PHP सिंटैक्स के अंदर आऊँगा, क्योंकि HTML के नहीं पता कि ये वाइल क्या चीज़ है, ये PHP को ही पता है। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप के अंदर आऊँगा और बेशक आप इसे कट करके यहाँ पे रख लें, या मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा सर ऊपर से नीचे कट करके पेस्ट किया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे ना मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल, और वाइल के अंदर $, डाटा, इसके अंदर मैं फैच करूँगा MySQLi और फैच और असोस, और इसके अंदर कि आपने किस क्यूरी का जो है ना वो डाटा फैच करना है जो आपने ऊपर रन किया। अब आपने फैच करना है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, तो मतलब आपने इस फॉर्म में यहाँ पे फैच करना है जो ऊपर के रो के अंदर पहले नेम आएगा, फिर ईमेल, फिर जेंडर एंड पासवर्ड, तो इसी फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे, इससे नीचे इसके दरमियान, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है तो हम ऐसे करते हैं जहाँ पे हम PHP हमारी एंड हो रही है ना, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम वाइल लूप यहाँ पे नहीं ख़त्म करना चाहते, इसे नीचे ख़त्म करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और अगेन PHP सिंटैक्स में आते हैं, और PHP सिंटैक्स में आने के बाद हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, जस्ट ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और ब्रैकेट कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे। तो मतलब वाइल लूप के अंदर ये सारा सिंटैक्स बार बार चलेगा। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये तो मेरे पास ऐसे ही आएगा जैसे नेम ईमेल जेंडर पासवर्ड नेम ईमेल, क्योंकि मैं इसके अंदर वो शो नहीं, अभी एको नहीं करवा रहा। तो अभी मैं एको करवाना है जिस तरह से मैंने ऊपर एको करवाया था, नेम ईमेल एंड जेंडर पासवर्ड। तो मुझे इसके अंदर सबसे पहले मैंने, क्योंकि नेम की जगह पे मैंने नेम यहाँ पे एको करवाना है, किस सिंटैक्स में, PHP के सिंटैक्स में एको और $डाटा एंड यहाँ पे सबसे पहले नेम और लास्ट पे सेमीकोलन। चेक करते हैं क्या यहाँ पे शो हो रहा है नेम, जी अली, आमना बेग एंड असद अली। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा ईमेल आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, आपको पता चल गया हम डेटाबेस से डाटा लेके कैसे शो करते हैं। तो सिंपल सा स्टेप था, आपने क्यूरी को राइट करना है, क्यूरी को रन करना है, क्यूरी को राइट किया, रन किया, ठीक है। नीचे आ जाएं, जहाँ पे आपने दिखाना है आपने बस उससे पहले फैच करना है। अगर रिकॉर्ड एक से ज़्यादा तो आप वाइल लूप के अंदर फैच करेंगे, वाइल लूप के अंदर फैच किया और आपने TR एंड TD के अंदर आपने PHP सिंटैक्स के अंदर जस्ट एको करवा दिया। आपको मैंने बताया था कि डाटा के अंदर सारा डाटा फैच हो चुका है। अब आप डाटा के साथ इन कॉलम्स के अंदर जिस, मतलब इन ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम का नाम लिखेंगे उस कॉलम का डाटा यहाँ पे फैच हो जाएगा। अच्छा, वर्क कैसे करती है वाइल लूप, पहले जब वाइल लूप चलती है तो इस रो के अंदर पहला रिकॉर्ड फैच होता है, पहला रिकॉर्ड, फिर दूसरी दफ़ा वाइल लूप चलती है, फिर दूसरा रिकॉर्ड फैच होता है, फिर तीसरी दफ़ा, और ये इस तरह से चलती रहती है जब तक सारा रिकॉर्ड फैच ना हो जाए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, ये सेशन हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है, टेंशन नहीं लेनी, आप ही की तैयारी हो रही है। ओके, तो अच्छा सर ये मतलब जो प्रोटोटाइप होगा वाइवा, इसमें ये जो हम डेटा फैच करके दिखाते हैं, नहीं, आपको ये नहीं कहा जाएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। आपको मेन चीज़ है कि आपको कंसेप्ट मिले कि ये हम कर कैसे रहे हैं, मतलब डाटा का फ्लो पता होना चाहिए। लिखा हुआ कोड ना समटाइम्स समझ नहीं आ रहा होता कि ये हमने कर कैसे दिया है, जब आपके सामने करके दिखाया जा रहा होता है तब आपको पता चल जाता है। तो ये जस्ट समझने के लिए। अच्छा, अभी आ जाते हैं, एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स थे।
डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया, क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर शो करवाना है तो आपको फैच करना पड़ेगा। फैच करने के बाद आपने क्योंकि इस वेरिएबल में फैच किया तो इस वेरिएबल के साथ आप जिस ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम का नाम लिखेंगे आपका उस कॉलम का डाटा आपके पास आ जाएगा। तो ये 1 by 1 सारा का सारा फैच हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खूबसूरत और प्यारा करना चाहते हैं तो आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें, टेबल में अच्छा और प्यारा दिख जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम कहीं पे भी जैसे स्टोलन कार्स और यूज़र्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम डेटाबेस से डाटा लेके तो यहाँ पे शो करवा रहे हैं, डेटाबेस से डाटा लेके शो करवा रहे हैं। जैसे स्टोलन कार्स हैं तो कोई भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो जहाँ पे हम डाटा लेके शो करवा रहे हैं, सब में तरीकाकार सेम है, कहीं पे भी तरीकाकार डिफरेंट नहीं है। तो कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम मैं उस फाइल में आप ले जाता हूँ, जैसे कि एडमिन के अंदर यहाँ पे होगा स्टोलन कार्स। चेक करें हेडर के अंदर पहले से डाटा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। क्यूरी को आपने राइट किया, क्यूरी को रन किया। आपने जब सुपरवाइजर को एक्सप्लेन करना तो इसी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, फ्लो के साथ, कि आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए कि आपने अब चेक करें कि नीचे इफ़ सेट गेट कार आईडी है, लेकिन आपने इसको साथ एक्सप्लेन नहीं करना। ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। ये हमने डाटा फैच करने के लिए यूज़ किया है, लेकिन ये डिलीट करने के लिए नीचे यूज़ हमने किया हुआ, वो आपको अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन हमने अपने टास्क के मतलब अगर हम ये सुपरवाइजर को बता रहे हैं कि हमने डाटाबेस से डाटा कैसे लेके तो यहाँ पे दिखाया, तो हमने वही बताना, ये नहीं कि उसके अंदर सारा कुछ मिक्स कर देना जो भी सामने आता जाएगा। सबसे पहले हमने क्यूरी को राइट किया, क्यूरी को रन किया जी, यहाँ तक तो हो गया। सिलेक्ट की क्यूरी ली, उसको क्यूरी को रन किया, नीचे आ जाते हैं। मैंने एक टेबल लिया जी, टेबल के अंदर क्या किया, रोज एंड कॉलम्स ली, मतलब कि TR और इसके अंदर ये TH मतलब होता है टेबल हेडर होता है, ठीक है। तो ये कार ओनर, ये आपने पहला हेडर ऊपर ले लिया। अब सेकंड पे मैंने क्या किया, PHP सिंटैक्स के अंदर आया और मैंने वाइल लूप के अंदर ये सारा डाटा फैच किया। वाइल लूप के अंदर मैंने डाटा फैच किया, फैच करने के बाद मैंने इसमें इस डाटा के अंदर स्टोर किया। अब मैंने अगर इस जो भी मैंने फैच किया इसका अगर मैंने डाटा यहाँ नीचे एको करवाना तो एको, अच्छा ये फर्स्ट 3 लाइन डिफरेंट है, बाकी डिफरेंट है, बताता हूँ कैसे। तो हमने डाटा फैच किया, डाटा फैच करने के बाद ये सारा हमने डाटा फैच करके रख दिया $साइन डाटा के अंदर। अब $साइन डाटा के अंदर मैं जिस कॉलम का नाम लिखता जाऊँगा उसका मेरे पास रिकॉर्ड आता जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये 3 लाइन्स क्यों है, इसका भी आपको मैं समझा देता हूँ। हमने रिकॉर्ड फैच किया था किस टेबल से, यहाँ पे आपको अगर जैसे स्टोलन कार रेपोजिटरी है, आप सबको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी, अगर आपके प्रोजेक्ट में इस तरह का कुछ हुआ है तो स्टोलन कार्स पे मैं आऊँगा। तो चेक करें, देखें ये वर्क इस तरह से कर रहा है कि जिस यूज़र ने वो रिकॉर्ड ऐड किया होता है ना, तो लास्ट पे उसकी आईडी हम लिख देते हैं, आईडी ऐड हो जाती है जब हम ऐड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐड कार स्टोलन कार जब कर रहे होते हैं तो लास्ट पे वो आईडी राइट कर देते हैं। हम अगर तो ये चाहते हैं कि स्टोलन कार का डाटा तो आए ही, साथ हम उस यूज़र का डाटा भी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब हम फैच करेंगे ना इस रिकॉर्ड को, तो वहाँ से हम इसकी आईडी लेंगे और आईडी लेके फिर डाटा फैच करेंगे यूज़र का अगेन। और फिर क्योंकि हमें पता चल गया कि वो आईडी, उसकी आईडी थी 13, तो हम चेक करेंगे 13 आईडी किसकी है जी, इस बंदे की है, तो फिर इसका डाटा वहाँ पे जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम शो करवा सकते हैं। तो हमने वही सेम यही किया हुआ है यहाँ पे भी कि हमें यहाँ पे जो स्टोलन कार्स में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर, कलर, कंपनी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ली स्टोलन कार वाले टेबल से। बट जो कार ओनर, CNIC और कॉन्टैक्ट, ये हमने किसी दूसरे टेबल से लिया हुआ है और वो है यूज़र्स वाला टेबल। तो दूसरे टेबल से क्योंकि हमारे पास जस्ट यूज़र आईडी हमारे पास आ रही है तो हमने यूज़र आईडी ली, यूज़र आईडी में रखी। अगेन हमने क्यूरी लगा दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, कि वो डाटा सेलेक्ट करो जहाँ पे यूज़र आईडी क्या है 13 या जो भी यूज़र आईडी। क्यूरी को राइट किया, क्यूरी को फैच किया, क्यूरी को रन किया सॉरी, और क्यूरी को फैच किया। अब हमें पता है कि सिंपल एक ही रिकॉर्ड होगा तो दोबारा से वाइल के अंदर तो फैच करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि एक ही रिकॉर्ड है, एक आईडी का एक ही होता है। हमने फैच किया और इस डाटा 2 में रख दिया। अब अगर मैं डाटा 2 के साथ कोई कॉलम का नाम लिखूंगा तो वो मतलब यूज़र वाले टेबल से मैं फैच कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सिंपल डाटा के साथ कर रहा हूँ तो डाटा वाला जो मैंने फैच किया था ये मैंने किस टेबल का फैच किया, जिस स्टोलन कार वाले टेबल से फैच किया। तो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन कार फैच ही रहे हैं, ओके। और लास्ट पे ये 2 बटन है। इसी तरह से और भी चीज़ें जैसे कि यूज़र का वैसे सिंपल होगा। यूज़र्स में मैं जाता हूँ तो यूज़र्स में मैंने क्या किया हुआ है, यूज़र्स में भी उसी तरह से है, क्यूरी को राइट किया जी, क्यूरी को रन किया जी,
टेबल लिया, टेबल के अंदर ये फर्स्ट रो है, वाइल के अंदर मैंने क्यूरी को फैच किया, डाटा के अंदर असाइन किया, और डाटा के साथ, डाटा वेरिएबल के साथ मैं ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम का नाम लिखूंगा मेरे पास उस कॉलम का यहाँ पे डाटा एको हो जाएगा। और वाइल लूप जब चलेगी तो वो जितने भी रिकॉर्ड वन बाई वन सबका फैच होता रहेगा। तो इसी तरह से जितने भी आपके पास यहाँ पे होंगे, ये अब आप सारे स्टूडेंट्स ने खुद अपने प्रोजेक्ट्स देखने के हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डाटा ऐड कैसे हो रहा है, और ये डाटा फैच करके हम अपने फॉर्म्स में कैसे शो कर कैसे रहे हैं। कहीं पे नहीं समझ आती हम मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छा, अभी अपडेट का है और डिलीट का है, लॉगिन का है, हम आई थिंक कवर नहीं कर सकेंगे आज। तो ये गेट मेथड का एडिट, अपडेट और जो लॉगिन सेशन वगैरह, ये फिर हम कल करते हैं। ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स अगर जिसका सुबह वाइवा ना वो मुझे इनबॉक्स कर दे, और जिसका सुबह वाइवा नहीं है तो बाकी फिर हम कल करेंगे। किसी का अगर यहाँ तक कोई सवाल है वो सवाल कर सकता है। आज हमने जितना किया है, आप सबने अपना अपना प्रोजेक्ट देखना है, आप सबने अपना अपना प्रोजेक्ट देखना है। ये मैं जो है ना वो जो रिकॉर्ड हुआ है वो मैं अपलोड कर दूंगा, अपलोड करके आप जो है ना उसको देख सकते हैं। तो आपने देखना है अपना अपना प्रोजेक्ट। बेसिकली इस क्लास अपलोड करेंगे, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और मैं लिंक जो है ना वो मैं सेंड कर दूंगा। चैनल का नेम क्या सर? चैनल का नेम है इफ्तिखार वर्ल्ड। मैं आपको जो ना सेंड ही कर देता हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। सेंड कर देगा। ठीक है, मैं आपको चैनल का नेम ही सेंड कर देता हूँ, जहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये है चैनल का नेम, और मैं जी आपको यहाँ पे सेंड कर, एक मिनट, ये अपने पास सेव कर लें। और बाकी हम कल भी सेम टाइम पे सेशन होगा 8:30 पे ही। और कल के दिन हम देखेंगे हम गेट मेथड क्या है, और हम रिकॉर्ड डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट करते हैं कैसे करते हैं। ये खैर आसान होगा, ये जैसे कि हम डेटाबेस फैच कैसे करके शो करवा रहे हैं और ये बाकी सारी चीज़ें, इनसे थोड़ा सा आसान होगा। अच्छा, एक फ़ाइल देखते हैं, जाने से पहले ना एक फ़ाइल देख जाते हैं। मैं ये लाहौर डाबा ऑर्डरिंग सिस्टम है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो चेक करें कि रजिस्टर एज यूज़र, तो लोग रजिस्टर एज यूज़र चेक करें, इसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो सेम उसी तरह से ही सारा यूज़ हो रहा है कि जैसे आपको बताया है, इसमें भी वैसे ही लॉगिन, मतलब आपने जस्ट अपनी अपनी फाइल्स देखनी है। मैं एडमिन में जाऊंगा, तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद मेरे पास डाबा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डाटाबेस से डाटा लेके यहाँ पे शो कर रहा हूँ। डाबाज हैं वैसे डाटाबेस से डाटा लेके यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट है, सेम वही काम हो रहा है। ऑपरेशनल एरियाज है, सेम वही काम हो रहा है। तो आप सबका ये काम बनता है कि आप सब ने अपने अपने प्रोजेक्ट में ये देखना कि हम डेटाबेस में कहाँ कहाँ पे डाटा ऐड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी फॉर्म होगा ना, जैसे कि ऐड ऑपरेशनल एरिया, साइन अप फॉर्म, या जहाँ पे कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे आप चीज़ को डेटाबेस के अंदर कोई स्टोर कर रहे हैं, तो वो आपका पोस्ट मेथड के थ्रू जो है ना वो इनसाइड क्वेरी के थ्रू काम हो रहा है। और जहाँ पे आप डाटा दिखा रहे हैं वो सारा का सारा सेलेक्ट मेथड के थ्रू दिखा रहे होंगे। बाकी अभी इन चक्रों में ना पड़िएगा कि अप्रूव रिजेक्ट अगर किसी के प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है, या एडिट और डिलीट, ये हम कल कर लेंगे, आपको कल समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। ओके, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक?